आकर्षण कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं आपको बेसिक जानकारी के रूप में ये बताता हूँ कि राजनीति विज्ञान के तहत जिस क्षेत्र में अपन कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं का होना अति आवश्यक है। सामान्यतः अपन देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रशासनिक व्यवस्था। इस प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले ऊपर लेते हैं हम राष्ट्रपति। यह है देश का प्रथम नागरिक एवं तीनों सेनाओं का प्रमुख प्रधान और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान माना जाता है। यद्यपि भारत जैसी शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को नाम मात्र की सौंपी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति को इसलिए प्रदान की गई हैं ताकि राष्ट्रीय एकता और समन्वय और अखंडता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होती है। सामान्यतः राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अंतिम चरण माना जाता है। इस राष्ट्रपति के लिए हमारे पास जानकारी के लिए ये जरूरी है कैसे इसका निर्वाचन होता है, कितना इसका कार्यकाल होता है, इसके निर्वाचन में कौन भाग लेता है। इसके साथ साथ अपन मानते हैं कि इसका कार्यकाल कितने समय के लिए रखा जाता है और कौन कौन सी इनके पास में शक्तियाँ होती हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति का अपन देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिसमें आपको चार महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। पहला, निर्वाचन प्रणाली। तीसरा, विशेष शक्तियाँ। तीसरा है सामान्यकालीन शक्तियाँ। और एक होती है आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्य जानकारी के लिए अपन ये बताते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर और कार्यपालिका का एक प्रधान होता है। लेकिन साथ साथ में भी देखिए इसकी निर्वाचन प्रणाली कैसी है। निर्वाचन प्रणाली को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होती है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होती है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वह होती है जिसमें जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे ही अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और उसके लिए सामान्यतः अपन कहते हैं जैसे कि पार्लियामेंट के सदस्य, विशेष तौर से एमएलए हुए, एमपी हुए, इस प्रकार के। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली कुछ जनसंख्या को आधार मानकर अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। हालांकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो होती है एकल संक्रमणीय और एक होती है आपकी सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली वह होती है जहां एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है, जबकि सूची प्रणाली वह होती है जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाता है। इससे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है। आनुपातिक। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहां तक तो ये आपके निर्वाचन की बात आती है। इसके बाद आती है इसकी विशेष शक्तियाँ। विशेष शक्तियों के बारे में अपन ये कहते हैं कि कोई भी अंतिम जो कार्य माना जाता है, जैसे कि अपराधियों को क्षमादान की शक्ति प्रदान करना, ये विशेष शक्तियों के तहत आता है। अन्य कोई भी कार्य किया जाता हो, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का कोई मामला होता हो, तो ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वह मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करता हो, लेकिन अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए कि सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों को अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, विधायी शक्ति। इस विधायी शक्ति के तहत संसद का जब सत्र चल रहा होता है
ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के विधेयक जब संसद के द्वारा पास कर दिए जाते हैं तो अंतिम स्वीकृति के लिए ये राष्ट्रपति के पास मिल जाती है। विधायी शक्तियाँ विशेष तौर से 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संशोधन के प्रस्ताव। संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है ये आपको आगामी वीडियो में दिखा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अपन ये मानते हैं कि साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संशोधन के प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए दूसरी जो शक्ति होती है वो होती है कार्यपाल का संबंधी शक्ति। और ये कार्यपाल का संबंधी शक्तियों में प्रशासन के वे सभी कार्य आते हैं जिसको अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति की आवश्यक होती है, जैसे कि उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति, कार्यों की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी वाणिज्य दूतों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। इसके साथ साथ भी जो समितियां संसदीय होती हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद तीसरी कार्य होती है इसकी न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के तहत उनके पास में 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। पहली शक्ति जिसे अपन कह सकते हैं कि यह है या तो कोई व्यक्ति जो अपराधी में लिप्त होती हुई या तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई हो या उसे मृत्युदंड दिया गया हो, तो इसकी याचिका की स्वीकृति प्रदान करने का कार्य राष्ट्रपति को होता है। चाहे तो वह सजा को कम कर सकता है या समाप्त भी कर सकता है। लेकिन विशेष बात आपको ध्यान रखने की ये होगी कि न्यायिक शक्तियों के तहत किसी भी प्रकार के ऐसे अपराधियों को क्षमा नहीं किया जा सकता जिस पर देशद्रोह के मामले हों। सामान्यतः इसमें यह प्रक्रिया होती है कि जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो उस व्यक्ति को तो आजीवन कारावास की सजा में सजा यानी परिवर्तन किया जा सकता है, या किसी को आजीवन कारावास दिया हो तो उसे क्षमा भी किया जा सकता है। ये इनकी सामान्यकालीन 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इसके बाद आती है आपकी आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ वे होती हैं कि राज्य या पूरे देश पर अगर संकट काल का कोई समय हो, ऐसी स्थिति में चाहे तो राष्ट्रपति संपूर्ण शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकता है। विशेष तौर से 3 महत्वपूर्ण शक्तियां जो भारतीय संविधान के तहत दी गई हैं वो है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ये निर्धारित है कि बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में चाहे तो पूरे देश पर या किसी क्षेत्र विशेष पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। विशेष तौर से ये देखा जाता है कि संवैधानिक संशोधनों के आधार पर पहले यह निर्धारण किया गया था कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन राज्यपालों की भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में होने के कारण इस शक्ति का आंतरिक विद्रोह के आधार पर दुरुपयोग किया गया था। संशोधन के बाद इसमें यह निर्धारित कर दिया कि आंतरिक विद्रोह के आधार पर इस आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। इसके बाद आता है दूसरा है अनुच्छेद 356। इसके लिए तहत यह है राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है और किसी प्रकार से अव्यवस्था पैदा हो तो चाहे तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जिसका प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से ही संभावित किया जाता है। वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, वहाँ की संपूर्ण शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। और अब तक इसका लगभग ये माना जाता है कि लगभग 200 बार इसका उपयोग किया जा चुका है। लेकिन सामने इसमें भी कुछ संशोधन भी किया गया है। इसके तहत अब व्यवस्था ये की गई है कि अनुच्छेद 356 का उपयोग राष्ट्रपति तब तक नहीं कर सकता जब तक मुख्यमंत्री की सहमति नहीं मिलती हो। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य हो। और तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है उनके पास में, उसे कहते हैं अपन अनुच्छेद 360 के नाम से। ये होती है वित्तीय आपातकाल की शक्ति। वित्तीय आपातकाल का तात्पर्य ये होता है कि कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि या तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो या विदेशी कर्ज ज़्यादा बढ़ जाता हो, प्रति व्यक्ति आय में कमी होती हो और साथ साथ ही वित्तीय संकट की स्थिति अगर पैदा हो तो चाहे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का उपयोग कर सकता है।
इसके तहत उच्च अधिकारियों से लेकर निम्न अधिकारियों के वेतनों में कटौती की जा सकती है, नए कर लगाए जा सकते हैं या अन्य प्रकार की कोई भी आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी दी जा सकती है। बनी हुई योजनाओं को समाप्त किया जा सकता है, नई कोई भी योजना संचालित की जा सकती है और ये राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियाँ निर्धारित की गई। सामान्यतः अपन ये जानते हैं कि राष्ट्रपति की जो ये प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दे रखी हैं जिसके कारण अपन ये मान सकते हैं कि राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में अपना स्वयं विवेक का इस्तेमाल कर सकता हो, किन किन में नहीं कर सकता हो और किसके बारे में क्या कुछ कह सकता हो। बस इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आना।